नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की। हम इलेक्शन कमीशन एंड फाइनेंस कमीशन, दो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को यहाँ पे हम देखेंगे, एक तरह से कंपेयर करते हुए दोनों के जो डिफरेंसेस के फॉर्म में यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, जिससे हमको चीज़ें याद रह पाए यार, क्योंकि जिसमें कन्फ्यूजन होता है उस चीज़ को एक साथ पढ़ना चाहिए। कंपेरेटिव फॉर्म में तो आसान रहता है, याद रहता है। इलेक्शन कमीशन के फंक्शन की बात करें तो वो पार्लियामेंट्री इलेक्शन कराता है, स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन कराता है, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराता है यार। आर्टिकल 324 इज रिलेटेड टू द इलेक्शन कमीशन। कंपोजिशन की बात करें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, ये जो नंबर है इलेक्शन कमिश्नर्स कितने होंगे वो प्रेसिडेंट फिक्स करता है, याद रखना, पार्लियामेंट फिक्स नहीं करता। अपॉइंटमेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट फिक्स करता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर होता है, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लोकसभा एंड सीजेआई। तीन लोग होते हैं भाई अपॉइंटमेंट में ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एंड जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको अपॉइंट करने में यहाँ पे एक प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द अपोजिशन एंड द सीजीआई। टर्म की बात करें इलेक्शन कमिश्नर्स का कोई टर्म यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसको डिटरमाइन कौन करेगा? प्रेसिडेंट। अदरवाइज अगर नहीं बोला गया तो 6 साल और 65 ईयर। 65 ईयर्स जो था सीजीआई की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए भी था, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के लिए भी थे, है ना। एंड 4 साल और 6 ईयर और 65 ईयर्स यार, यहाँ पे मतलब जो ही पहले आएगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर कौन रहेगा ये नॉट स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन यार। रिमूवल की बात करें तो जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं दे आर रिमूव बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर को प्रेसिडेंट रिमूव करेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के एडवाइस में। और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसके पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है, मतलब उसको सेम प्रोसेस में यहाँ पे रिमूव करते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया था, याद रखना। तो ये सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर के लिए ही है, नॉट फॉर दी इलेक्शन कमिश्नर्स यार। बाकी सब के लिए तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के एडवाइस में रिमूव कर सकते हैं। रेजिग्नेशन की बात करें तो जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं अपना रेजिग्नेशन जो है प्रेसिडेंट को देते हैं। एंड तो भाई जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं इनको रीअपॉइंट नहीं कर सकते, बट जो फाइनेंस कमीशन के जो लोग होते हैं उनको यहाँ पर रीअपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, फर्दर एम्प्लॉयमेंट की बात करें, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट डिबार्ड रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर्स फ्रॉम फर्दर री एम्प्लॉयमेंट, मतलब वो बाद में जाके यहाँ पे कहीं भी एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है यार। तो इससे एक तरह से इनका जो है ना इन्फ्लुएंस करने का जो प्रोबेबिलिटी वो बढ़ जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर यहाँ पे ये आता है इलेक्शन कमिश्नर यार, है ना। एंड एडिशनल नोट्स के अंदर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और इलेक्शन कमिश्नर्स हैं दे हैव इक्वल पावर एंड अलाउंसेस, जो कि सिमिलर सुप्रीम कोर्ट के जज के ऐसे ही होते हैं। एंड डिसीजन जो होता है दे आर टेकन बाय मेजोरिटी वोट, मतलब 3 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं यहाँ पे। जनरली अभी हमारे पास 3 हैं प्लस एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मेजोरिटी वोट्स यहाँ पे डिसीजन ले जाते हैं, है ना। टोटल मेंबर्स यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के अंदर अभी यहाँ पे 3 है, जिसमें एक इलेक्शन कमिश्नर होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो टोटल 3 है यहाँ पे इंक्लूडिंग द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। नेक्स्ट अगर हम बात करें फाइनेंस कमीशन की, तो फंक्शन क्या है भाई? एडवाइस करना गवर्नमेंट का किस चीज़ में? टैक्स डिवोल्यूशन टू द स्टेट्स, ग्रांट इन एड एंड कोई अदर मैटर रिफर टू इट बाय द प्रेसिडेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ फाइनेंस। तो उसको कौन देखता है? फाइनेंस कमीशन यार। दोनों के जो आर्टिकल्स हैं इलेक्शन कमिश्नर के लिए 324 एंड फाइनेंस कमीशन के लिए 280, ये इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे कितने मेंबर्स हैं भाई यहाँ पे अभी? तो चेयरपर्सन प्लस 4 अदर मेंबर्स। अभी यहाँ पे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर 3 मेंबर्स हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर, टोटल 3 मेंबर्स हैं अभी यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के अंदर। अपॉइंटमेंट की बात करें तो इसको भी कौन अपॉइंट करता है? फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स को प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। टर्म यहाँ पे कोई बात नहीं की गई है, फाइनेंस कमीशन 5 साल के लिए होता है यार यहाँ पे, ठीक है। एंड सो टर्म इज 5 years।
एंड क्वालिफिकेशन की बात करें तो फाइनेंस कमीशन का अपॉइंटमेंट अगर होना है तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज करता है पार्लियामेंट को कि वो डिटरमाइन करे क्वालिफिकेशन या फाइनेंस कमीशन के जो मेंबर्स हैं उसको। एंड जो फाइनेंस कमीशन एक्ट है 1951 का, उसके अंदर जो क्वालिफिकेशन है चेयरमैन क्वालिफिकेशन क्या है, पर्सन विद एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर, प्लस जो मेंबर्स हैं वो जज ऑफ दी हाई कोर्ट या फिर एनी पर्सन एलिजिबल टू सच अपॉइंटमेंट, हाई कोर्ट के जज बनने के लायक होना चाहिए। एंड पर्सन विद स्पेशलाइज्ड नॉलेज इन फाइनेंस अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट, एंड इसके पास वाइड एक्सपीरियंस ऑफ फाइनेंशियल मैटर में, एडमिनिस्ट्रेशन में, एंड पर्सन विद स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, उसको यहाँ पे हम फाइनेंस कमीशन के अंदर अपॉइंट करते हैं, मतलब प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। रिमूवल की बात करें तो इलेक्शन कमिश्नर को कैसे रिमूव करता है वो हमने देख लिया। फाइनेंस कमीशन कैसे रिमूव किया जाता है। फाइनेंस कमीशन कोई परमानेंट बॉडी नहीं है भाई, तो इसमें रिमूवल की बात नहीं होती, 5 साल अपने आप चला जाता है। सेकेंड टर्म के लिए किसी को अपॉइंट कर सकते हैं, बिल्कुल अपॉइंट कर सकते हैं। फर्दर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो यहाँ पे कोई भाई 5 साल में नया फिर से बनना है, ठीक है, तो परमानेंट बॉडी तो है नहीं, तो फर्दर एम्प्लॉयमेंट की बात होती नहीं। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है भाई फाइनेंस कमीशन जो है एडिशनल नोट्स के अंदर, इट इज़ कॉन्स्टिट्यूट एवरी 5 ईयर और एट सच अर्लियर टाइम एज डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। 5 साल से कम में भी बना सकते हैं, बट प्रेसिडेंट जो है डिटरमाइन करेगा। एंड क्या काम करता है भाई, एडवाइजरी रोल है भाई, सिर्फ और सिर्फ। इट्स सबमिट रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट हु प्लेस इट बिफोर द पार्लियामेंट विद अ मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द एक्शन टेकन ऑन द रिकमेंडेशन, ठीक है। फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन में भी एक्शन लेता है ना। एडवाइजरी रोल ही है भाई, याद रखना कि इसका जो रोल बातें हैं फाइनेंस कमीशन को मानना जरूरी ही नहीं है। कि हमने बात की अबाउट दी इलेक्शन कमीशन फाइनेंस कमीशन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं यार यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी की। तो यूपीएससी की बात करें तो फंक्शन क्या है यूपीएससी का, इट रिक्रूटमेंट करता है ऑल इंडियन सेंट्रल सर्विस के जो मेंबर्स हैं, जो लोग हैं, एंड एडवाइस करता है गवर्नमेंट को ऑन प्रमोशन एंड डिसिप्लिनरी मैटर्स यार। आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक जो है वो यूपीएससी के साथ रिलेटेड है। कंपोजिशन के अंदर इसके एक चेयरपर्सन होते हैं, मेंबर्स होते हैं, जिसको कौन डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट यार। अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। एंड यहाँ पे टर्म की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन 6 ईयर और 65 ईयर्स ऑफ एज तक यहाँ पे इसके मेंबर्स हो सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो हाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ द जो कमीशन के हाफ ऑफ द मेंबर्स होंगे शुड हैव हेल्ड एन ऑफिस ऑफ एटलीस्ट 10 ईयर्स आइदर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 10 साल के अंदर 10 साल के लिए कम से कम यहाँ पे ऑफिस रखना चाहिए, तभी इसके मेंबर्स बन सकते हैं। रिमूवल की बात करें तो कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट ओनली इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इन्फॉर्मेटिव ऑफ माइंड एंड बॉडी, मिसबिहेवियर। तो देखो भाई हमारे पास इसका जो रिमूवल क्राइटेरिया है वो डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। प्रेसिडेंट का रिमूवल क्राइटेरिया डिफाइंड था, सुप्रीम कोर्ट के जज का डिफाइंड था, यहाँ पे यूपीएससी के जो मेंबर्स हैं उनका भी डिफाइंड है। एंड ओनली अपॉन बाइंडिंग एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जब इंक्वायरी करेगी और जो इंक्वायरी में सुप्रीम कोर्ट बोलेगी वो क्या होगा, बाइंडिंग होगा। अपना रेजिग्नेशन जो है वो प्रेसिडेंट को देते हैं। रीअपॉइंटमेंट इज़ नॉट अलाउड यार, इलेक्शन कमीशन में रीअपॉइंटमेंट अलाउड था, बट यहाँ पे जो यूपीएससी वहाँ पे नॉट अलाउड। चेयरपर्सन का जो है फर्दर नॉट अलाउड, बट जो मेंबर ऑफ यूपीएससी हैं दे मे बी अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, बट नॉट अदर एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो रिक्रूट जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है वो स्टेट सर्विसेज के लोगों को रिक्रूट करता है, एडवाइस करता है गवर्नमेंट को ऑन प्रमोशन एंड डिसिप्लिनरी मैटर्स, असिस्ट करते हैं इन फ्रेमिंग रूल्स ऑफ अपॉइंटमेंट टू जुडिशियल सर्विसेज अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस यार। आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक जो है वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ 315 से लेकर 323 ये जो 8 आर्टिकल्स हैं वो डील करते हैं। इसके अंदर एक चेयरपर्सन होता है, मेंबर्स जो कि फिक्स कौन करता है, गवर्नर यार, है ना। अपॉइंटमेंट कौन करता है, गवर्नर। और इसके यहाँ पे जो एज है दैट इज 62 और 6 ईयर, यहाँ पे 65 था यूपीएससी में, यूपीएससी बड़ी है इसलिए 3 साल एक्स्ट्रा यहाँ पे मिला गया, थोड़े बूढ़े हो जाते हैं लोग इसलिए, तो ऐसा समझना। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन है हाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमीशन, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके हाफ ऑफ द मेंबर्स का एटलीस्ट 10 ईयर यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिर स्टेट के अंदर काम करने का अनुभव होना चाहिए, तब जाके इसके मेंबर्स हो सकते हैं, बन सकते हैं। अपॉइंटमेंट किसने किया था, गवर्नर ने, बट कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट ओनली इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इन्फॉर्मेटिव ऑफ माइंड एंड बॉडी, मतलब मिसबिहेवियर, मतलब इसका भी यहाँ पे डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर द ग्राउंड ऑफ रिमूवल ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स। एंड जो सुप्रीम कोर्ट का जो एडवाइस होगा इंक्वायरी के बाद वो बाइंडिंग होगा भाई प्रेसिडेंट के ऊपर। रेजिग्नेशन अपना गवर्नर को देता है। रीअपॉइंटमेंट इज नॉट अलाउड यार। चेयरपर्सन जो है इट मे बी अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन
और मेंबर ऑफ यूपीएससी और चेयरपर्सन ऑफ एनी अदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बट नॉट एनी अदर एम्प्लॉयमेंट एंड मेंबर्स जो हैं दे कैन बी अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन मेंबर ऑफ यूपीएससी और चेयरपर्सन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बट नॉट एनी अदर एम्प्लॉयमेंट यार। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर आता है जो यूपीएससी है। एंड जो रिकमेंडेशंस हैं यूपीएससी को इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट बट नॉट एक्सेप्टेंस, अगर बात को नहीं माने तो आपको यहाँ पे अप्रूव करना पड़ेगा कैबिनेट कमेटी के द्वारा, है ना, जो कि अपॉइंटमेंट एंड एनुअल रिपोर्ट के ऊपर होता है। एंड इट मस्ट बी प्लेस्ड इन द पार्लियामेंट बाय द प्रेसिडेंट अलॉन्ग विद द मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द केसेस कि ये एडवाइस को क्यों नहीं माना। उसी प्रकार का यहाँ पे भी जो रिकमेंडेशन है अगर एसपीएससी का यहाँ पे अगर गवर्नमेंट नहीं मानती, ठीक है, बाइंडिंग नहीं है, बात तो सही है, बट यहाँ पे एक जनरल रिपोर्ट है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, वो रखना पड़ता है स्टेट लेजिस्लेचर में, जो कि गवर्नर रखता है यार। यहाँ पे उसको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि मैंने एडवाइस को नहीं माना। ठीक है, एंड ऑल्सो गवर्नर कैन रेगुलेट स्कोप ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड विद रेस्पेक्ट टू स्टेट सर्विस एंड पोस्ट। ये ने बात की अबाउट यूपीएससी ने स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की। नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड नेशनल कमीशन ऑफ एसटीज की बात करें तो नेशनल कमीशन फॉर एससीज जो है क्यों बनाया गया था, फंक्शन क्या है इसका, इवेलुएट द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड जो कि अवेलेबल है टू दी एससीज एंड इंक्वायर, कोई स्पेसिफिक कंप्लेंट है तो उसको इंक्वायरी करता है। आर्टिकल जो है ये 338 है भाई, तो नेशनल कमीशन फॉर एससीज के लिए 338, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 338A एंड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 338B। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं अपने पास। कंपोजिशन की बात करें तो नेशनल कमीशन फॉर एससीज को यहाँ पे एक चेयरपर्सन होता है, एक वाइस चेयरपर्सन होता है, 3 अदर मेंबर्स होते हैं। अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट यार। टर्म की बात करें तो कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर आर डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है वो इसको देखता है। करंटली अभी जो टर्म है जो मेंबर्स हैं उसका वो 3 ईयर है नेशनल कमीशन फॉर एससीज के लिए। एंड क्वालिफिकेशन की बात करें तो ओरिजिनल जो आर्टिकल था 338 वो एक स्पेशल ऑफिसर फॉर स्पेशल ऑफिसर फॉर एससीज एंड एसटीज को अपॉइंट करता था। गवर्नमेंट सेटअप पैरेलल नॉन स्टेटरी मल्टी मेंबर कमीशन बनाया उसने 1978 में फॉर एससीज एंड एसटीज। बाद में गवर्नमेंट ने रिप्लेस कर दिया ये स्पेशल ऑफिसर फॉर एससीज एंड एसटीज को एक हाई लेवल नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड एसटीज के लिए इन द 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1990। तो 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या हुआ, हमारे पास नेशनल कमीशन बना फॉर नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड एसटीज। फिर जो 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उससे क्या हुआ, दोनों को बाइफरकेट कर दिया गया। तो आपसे कोई पूछा जाएगा कि नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड एसटीज कब बना, तो आप बोलना 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 1990 में बना, बट दोनों बाइफरकेट कब हुए, 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 2003 में। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोग कंफ्यूज करते हैं। मिनिस्ट्री की बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आता है भाई। सोशल जस्टिस के अंदर क्यों आएगा, बिकॉज एससीज हैं, शेड्यूल्ड कास्ट हैं ये। एडिशनल नोट की बात करें तो जो एनुअल रिपोर्ट है ऑफ द कमीशन इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट यार। जो प्रेसिडेंट जो है उसको कहाँ रखता है, पार्लियामेंट में, और उसके बाद उसको फॉरवर्ड किया था तो गवर्नर जो कि उसको कहाँ पे रखता है, स्टेट लेजिस्लेचर में, है ना। एंड मेमोरेंडम ऑफ एक्सप्लेनिंग एक्शन की अगर कोई नॉन एक्सेप्टेंस पे कोई चीज़ें हैं, मतलब कोई बात को नहीं मानी है इस चीज़ की, तो उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है भाई क्यों बात को नहीं माना। एंड कोई स्पेसिफिक केस है तो उसको यहाँ पे इंक्वायरी करता है जो शेड्यूल कास्ट का नेशनल कमीशन है। और उसके पास जो पावर है ये सिमिलर टू द सिविल कोर्ट्स के जैसे पावर होते हैं। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई मेजर पॉलिसी मैटर बना रहा है एससीज के रिलेटेड तो उसको कंसल्ट करना जरूरी है भाई नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट को। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की। तो ये क्या करता है, इवेलुएट दी वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड जो कि एसटीज के पास है एंड स्पेसिफिक कंप्लेंट्स को ये देखता है। आर्टिकल 338A इज रिलेटेड टू नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इसके अंदर एक चेयरपर्सन होता है, एक वाइस चेयरपर्सन एंड 3 अदर मेंबर्स होते हैं। अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट करता है। टर्म की बात करें तो कंडीशन ऑफ सर्विस टेन्योर को डिटरमाइन करता है प्रेसिडेंट। अभी जो है वो 3 साल के लिए इसके मेंबर्स बने जाते हैं। एंड यहाँ भी वही सेम है भाई, पहले जो था 338 के अंदर एक ऑफिसर स्पेशल ऑफिसर फॉर एससीज एंड एसटीज बनाया गया, बट बाद में यहाँ पे 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से एक नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड एसटीज बनाया गया। बाद में 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 से इसको बाइफरकेट करके 2 पार्ट में नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड नेशनल कमीशन फॉर एसटीज बनाया गया। एंड नेशनल कमीशन फॉर एससीज शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात हुई तो ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आता है। एंड यहाँ पे भी वही है भाई, जो एनुअल रिपोर्ट है ये कमीशन प्रेजेंट करता है, प्रेसिडेंट को देता है, फिर प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट के सामने रखता है, उसके बाद ये गवर्नर के पास जाता है, गवर्नर जो है स्टेट लेजिस्लेचर में रखता है। एंड कोई नॉन एक्सेप्टेंस, कोई बात को नहीं मानी गई तो उसके रीजन को यहाँ पे बताया जाता है।
है ना। एंड जब कोई कंप्लेन इंक्वायर करता है शेड्यूल ट्राइब्स के रिलेटेड, तो उसको यहाँ पे सिविल कोड के पास, सिविल कोड जैसा ही पावर होता है या नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स का। एंड जब शेड्यूल ट्राइब्स से कोई भी इंपॉर्टेंट मैटर बनाना है तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स को यहाँ पे पूछना जरूरी है, कंसल्ट करना जरूरी है, ठीक है। तो ये हमने बात की अबाउट नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड एसटीज की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट, एनसीबीसी की बात करते हैं। तो हमने बताया कि भाई नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट 338, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब 338 ए, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट 338 बी। ये जो है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो है ये इवेलुएट करते हैं वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल जो लीगल सेफगार्ड जो कि बैकवर्ड क्लासेस के पास है, एंड उनके जो रिगार्डिंग जो कंप्लेंट्स है उसको इंक्वायर करता है। जो आर्टिकल है 338 बी है यार, यहाँ पे भी चेयरपर्सन होता है, वाइस चेयरपर्सन होता है, 3 अदर मेंबर्स होते हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। टर्म ऑफ ऑफिस की बात करें तो यहाँ भी 3 ईयर्स है, जो कि यहाँ पे डिटरमाइन कौन करता है, प्रेसिडेंट यार। क्वालिफिकेशन की बात करें तो एक तरह से ये स्टैट्यूटरी बॉडी के तौर पे बनाया गया था 1993 में, बट मंडल केस के बाद एक स्टैट्यूटरी बॉडी के तौर पे बनाया गया था मंडल केस के बाद, है ना। बट इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला थ्रू दी 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018 यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर काम करता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, एज वेल एज जो मिनिस्ट्री ऑफ मतलब जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर काम करता है। एंड ये भी एक एनुअल रिपोर्ट बनाता है भाई, ये कमीशन जो कि प्रेसिडेंट को देता है, वो पार्लियामेंट के सामने रखता है, वो उसको गवर्नर्स के पास देता है, गवर्नर स्टेट लेजिस्लेचर में रखते हैं। एंड कोई उनके एक्शन पे, है ना, कोई नॉन एक्सेप्टेंस था तो उसका रीज़न बताते हैं यार, ठीक है। एंड जो इम्पोर्टेंट स्पेसिफिक केसेस की बात करें, जब वो इंक्वायरी करता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, तो उसके पास सिविल कोड का पावर होता है। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट जब कोई भी पॉलिसी मैटर बैकवर्ड क्लासेस के रिलेटेड बनाएगा तो कंसल्ट करना जरूरी है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द जीएसटी काउंसिल की। तो जीएसटी काउंसिल कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन करता है सेंट्रल एंड स्टेट के बीच में फॉर स्मूथ एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी इन द कंट्री यार। आर्टिकल की बात करें तो जीएसटी काउंसिल के लिए जो आर्टिकल है हमारे पास संविधान में वो 279A। एंड कंपोजिशन की बात करें तो यूनियन, स्टेट एंड चेयरपर्सन ऑफ सीबीआईसी रहते हैं भाई। यूनियन में यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर, स्टेट में स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर एंड चेयरपर्सन ऑफ सीबीआईसी। अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट यार। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है ना। एंड 3/4 मेजोरिटी के साथ यहाँ पे डिसीजन लिए जाते हैं। कोरम 50% होना चाहिए हमारे पास बीटिंग करने के लिए, ठीक है। तो ये हमने बात की अबाउट व्हाट, ये हमने बात की अबाउट दी जीएसटी काउंसिल एंड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट सीएजी, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यार, ठीक है। ही हैंड्स द इंडियन जो है ना, जो इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट डिपार्टमेंट उसका वो हेड करता है। आर्टिकल 148 जो है वो किसके साथ रिलेटेड है भाई, सीएजी के साथ। एंड इसके ओथ को कौन सुनता है भाई, अपॉइंटमेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट, ऑल्सो प्रेसिडेंट ही इसके ओथ को सुनता है। टर्म की बात करें सो कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को एम्पावर किया है टू डिटरमाइन द कंडीशन ऑफ सर्विस फॉर सीएजी। और अभी जो सीएजी एक्ट ऑफ 1971 है उसके अंदर 6 ईयर और 65 ईयर्स ऑफ एक लाइक द सुप्रीम कोर्ट जज के जैसा यहाँ पे इसके टर्म है सीएजी का। एंड रिमूवल का सेम प्रोसेस है जैसे सुप्रीम कोर्ट जज का प्रोसेस है भाई। रेजिग्नेशन अपना किसको देते हैं, प्रेसिडेंट का। रीअपॉइंटमेंट अलाउड नहीं है। अभी तक हमने बहुत सारे कमीशन की बात की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की, तो वहाँ पे रीअपॉइंटमेंट एक ही जगह पे हमने देखा भाई, कहाँ पे, मैं मतलब रीअपॉइंट बोलता हूँ, फर्दर एम्प्लॉयमेंट जो है हमने कहाँ पे देखा, इलेक्शन कमीशन में, बाकी कहीं नहीं देखा। एंड सीएजी इज एन एजेंट ऑफ द पार्लियामेंट एंड ये कंडक्ट करता है ऑडिट ऑफ द कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, जो डिपार्टमेंटल ऑडिट्स हैं उनको सीएजी जो है ऑडिट सबमिट जो है उसको करता है प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट जो है उसको कहाँ रखता है, पार्लियामेंट के सामने। एंड ऑल्सो वो स्क्रूटनाइज करता है, देन दे आर स्क्रूटनाइज बाय द पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो सीएजी अपना रिपोर्ट किसको देगा, प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में रखेगा, ठीक है। पार्लियामेंट के बाद जब वहाँ से जाएगा तो वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास जाता है, ठीक है। तो हमने बात की अबाउट सीएजी की। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ की,
ठीक है। तो स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज जो है वो उस मैटर को इन्वेस्टिगेट करता है जो कि यहाँ पे नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल जो सेफ गार्ड्स हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए, है ना, उन स्कीम और उन सेफ गार्ड्स को देखता है, नॉन इम्प्लीमेंटेशन को। एंड इसके लिए जो आर्टिकल है 350B प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है यार स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को। क्वालिफिकेशन की बात करें तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, बट जो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 उससे यहाँ पे इसके जो क्वालिफिकेशन है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ वो हमको देखने को मिलता है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर ये आता है भाई, ठीक है। तो ये हमने बात की अबाउट दी स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड दी एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। जो अटॉर्नी जनरल है इट इज़ दी हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, और एडवोकेट जनरल जो है वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ ए स्टेट है। अटॉर्नी जनरल के जो कि हमारे पास यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है ये आर्टिकल 76 के अंदर आता है। एडवोकेट जनरल जो है आर्टिकल 165 के अंदर इसकी बात की जाती है। यहाँ पे 76 इंपॉर्टेंट है यार। अपॉइंटमेंट की बात करें तो अटॉर्नी जनरल को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, एडवोकेट जनरल को गवर्नर अपॉइंट करता है। टर्म की बात करें तो होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट यार, तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर इसके पास नहीं है ना। होल्ड द ऑफिस अंडर द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, टर्म्स ऑफ सर्विस आर डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट एंड दिस एडवोकेट जनरल जो है ये होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, या फिर इसको डिटरमाइन कौन करता है, टर्म्स ऑफ सर्विसेज को गवर्नर। क्वालिफिकेशन की बात करें तो अटॉर्नी जनरल बनने के लिए आपको जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बनने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए, मतलब आपको 5 साल हाई कोर्ट के अंदर एंड 5 ईयर एज अ जज, है ना, एंड 10 ईयर हाई कोर्ट एज एडवोकेट आपको काम करना चाहिए। एंड मस्ट बी क्वालिफाइड टू बिकेम द जज ऑफ द हाई कोर्ट यार, ठीक है। हाई कोर्ट के जज के लिए 5 साल इन हाई कोर्ट यार, एंड यहाँ पे 10 ईयर इन जुडिशियल सर्विस। रेजिग्नेशन अपना प्रेसिडेंट को देगा, अटॉर्नी जनरल अपना गवर्नर को देगा, एडवोकेट जनरल मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर आता है अटॉर्नी जनरल यार। एंड एडिशनल नोट्स के अंदर की बात करें सो द अटॉर्नी जनरल पोसेस द राइट टू ऑडियंस अक्रॉस ऑल द कोर्ट्स इन इंडिया, कहीं भी किसी भी कोर्ट में वो बैठ सकता है। राइट टू स्पीक एंड टॉक, टेक पार्ट इन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में बोल सकता है, पार्ट ले सकता है इन बोथ दी हाउसेज, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा, बट उसके पास वोट देने का अधिकार नहीं है यार, है ना, विदाउट द राइट टू वोट, बट सारे प्रिविलेजेस इसको मिलते हैं अटॉर्नी जनरल को। ही इज़ नॉट अ फुल टाइम काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट एंड इज़ नॉट डिबार्ड फ्रॉम प्राइवेट प्रैक्टिस, मतलब अटॉर्नी जनरल जो है प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, ऐसा नहीं कि फुल टाइम काउंसिल है गवर्नमेंट के अंदर ही काम करेगा, प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, इस चीज़ को याद रखना भाई, प्राइवेट प्रैक्टिस अटॉर्नी जनरल कर सकता है। एडवोकेट जनरल की बात करें तो वो भी यहाँ पे स्पीक कर सकता है, टेक पार्ट कर सकता है स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर, इसके पास भी राइट टू वोट नहीं होता, बाकी सारे प्रिविलेजेस ये रखता है। एंड ही इज़ नॉट अ फुल टाइम काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट एंड इज़ नॉट डिवाइड फ्रॉम प्राइवेट प्रैक्टिस, मतलब दोनों जो अटॉर्नी जनरल हैं एडवोकेट जनरल हैं वो दोनों प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है भाई। सो ये हमने बात की अबाउट व्हाट, हमने बात की अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की। तो अभी तक हमने बात की अबाउट दी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की, हमने बात की इलेक्शन कमीशन की, फाइनेंस कमीशन की, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, हमने बात की अबाउट दी CAG की, हमने बात की स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ की, है ना। तो ये सब जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ थे, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के अंदर हम बात करते हैं यार नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की एंड स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की। फंक्शन की बात करें तो भाई देखो इस नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन नाम से समझ आ रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफ गार्ड है ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग, उसको यहाँ पे ये सेफ गार्ड करता है और अपना रिपोर्ट जो है एनुअल रिपोर्ट वो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे क्या करता है, सबमिट करता है, ठीक है। नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे नेशनल स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। एक्ट की बात करें तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट, देखो ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, मतलब इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मेंशन नहीं है, नो आर्टिकल की बात होगी यहाँ पे, नो आर्टिकल्स रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन यार, है ना। लाइक 350B फॉर दी लिंग्विस्टिक ऑफिसर, स्पेशल ऑफिसर विद लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हमने बात की, CAG की 148, है ना। तो अटॉर्नी जनरल की हमने बात की 76। सो ऐसा हमारे पास नहीं रहेगा यहाँ पे, क्योंकि सब जो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, तो यहाँ पे एक एक्ट रहेगा। सो एक्ट की बात करें तो किस एक्ट के अंदर यहाँ पे जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसको बनाया गया था, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट ऑफ 1993। इसके अंदर ही हमारे पास सेंटर पे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट लेवल पे प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट ऑफ 1993 के अंदर ही एक स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन बनाया गया था।
कंपोजिशन की बात करें तो जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसके अंदर एक चेयरपर्सन होगा, 5 अदर मेंबर्स होते हैं, प्लस एक्स ऑफिसो मेंबर्स होते हैं कुछ, जिसमें 7 एक्स ऑफिसो मेंबर्स होते हैं। टोटल कितने हो गए? 5 7 12 और एक 13 मेंबर्स हो गए भाई नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में। एंड चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, नेशनल कमीशन 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 जो है वो एक्स ऑफिसो मेंबर्स होते हैं यार इसके अंदर, नेशनल कमीशन फॉर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर। ठीक है, कौन कौन से एक्स ऑफिसर मेंबर्स हैं? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के चेयरपर्सन, शेड्यूल ट्राइब्स के चेयरपर्सन, बैकवर्ड क्लासेस के चेयरपर्सन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के चेयरपर्सन, नेशनल कमीशन फॉर NCPCR प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के चेयरपर्सन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के चेयरपर्सन एंड चीफ कमिश्नर ऑफ फिजिकली वीक एंड डिसेबिलिटीज़ यार जो इसके पास है। तो ये सब के मेंबर्स इसके एक्स ऑफिसो मेंबर्स होते हैं। एंड चेयरपर्सन एंड 2 अदर मेंबर्स होता है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर। अपॉइंटमेंट की बात करें तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी, जिसमें कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, डेप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन बोथ द हाउसेस ऑफ द, है ना, एंड यूनियन होम मिनिस्टर। तो 1 2, तो यहाँ पे 3 हो गया, 5 6 7 मेंबर्स होते हैं अपॉइंटमेंट कमेटी के अंदर। नाउ जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है उसको गवर्नर अपॉइंट करेगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमेटी, जिसमें चीफ मिनिस्टर होगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर होगा, चेयरपर्सन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन बोथ दी हाउसेज एंड मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। यहाँ भी इसी प्रकार के 7 मिनिस्टर हो गए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 है भाई। ठीक है, सॉरी एक 7, यहाँ भी 7 ही है। ठीक है, टर्म्स की बात करें तो अप टू 3 ईयर्स और 70 ईयर्स ऑफ एज, अभी तक सबसे ज़्यादा जो एज अभी तक हमने देखा वो किसको मिला है? यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर मतलब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एंड स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के जो मेंबर्स हैं वो 70 साल तक यहाँ पे मेंबर्स रह सकते हैं। एंड कंडीशन ऑफ सर्विस इज डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे, एंड कंडीशन ऑफ सर्विस इज डिटरमाइंड बाय स्टेट गवर्नमेंट इन केस ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। यार 3 ईयर्स और 70 ईयर्स, ये क्राइटेरिया याद रखना। क्वालिफिकेशन की बात करें तो चेयरमैन जो है, अगर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का चेयर बनना है तो आपको एक तरह से मस्ट बी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट जज, या फिर जो मेंबर्स हैं 2 मस्ट बी इन सर्विंग और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, एंड जो 3 है हैविंग नॉलेज और प्रैक्टिकल एविडेंस एक्सपीरियंस होना चाहिए रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स, एटलीस्ट एक वुमेन भी होना चाहिए यार। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने बात की ना जो 5 अदर मेंबर्स जो बोला गया, ये 5 अदर मेंबर्स में, ठीक है, चेयरपर्सन तो होगा वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही होना चाहिए। बाकी जो 5 अदर मेंबर्स हैं उसमें 2 जो हैं वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज या फिर सर्विंग सुप्रीम कोर्ट जज होना चाहिए, और बाकी जो 3 है उसमें से एक वुमेन होना चाहिए, और ऐसा इंसान जिसके पास है ना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग। एंड जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है वहाँ पे चेयरपर्सन मस्ट बी रिटायर्ड चीफ जस्टिस और जज ऑफ द हाई कोर्ट यार, एंड मेंबर्स जो है वो रिटायर्ड या फिर सर्विंग जज होना चाहिए हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, मिनिमम 7 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एंड पर्सन विद नॉलेज एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए ह्यूमन राइट्स के मामले में। इसको यहाँ पे मेंबर्स रख सकते हैं। रिमूवल जो है वो यूपीएससी के मेंबर के जैसा होता है, कमेटी बनती है। यहाँ भी यूपीएससी के मेंबर, जैसे यूपीएससी के जो मेंबर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज के से रिमूव किया जाता है क्या? बिल्कुल, इंक्वायरी होती है। प्रेसिडेंट जो है रिजिग्नेशन अपन देते हैं, ये गवर्नर को अपना रिजिग्नेशन देते हैं। रीअपॉइंटमेंट यहाँ पे अलाउड है। देखो भाई अभी तक जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज थी उसमें सिर्फ रीअपॉइंटमेंट लिखी जगह पे अलाउड है यार। ठीक है, रीअपॉइंटमेंट ठीक है, रीअपॉइंटमेंट बोलता हूँ, री एम्प्लॉयमेंट, फर्दर एम्प्लॉयमेंट अलाउड नहीं है अभी तक का। सिर्फ फर्दर एम्प्लॉयमेंट हमने एक ही जगह देखा है, कहाँ पे? इलेक्शन कमीशन के अंदर। बाकी कहीं भी फर्दर एम्प्लॉयमेंट अलाउड नहीं है। रीअपॉइंटमेंट तो यहाँ पे बहुत जगह हमने देखा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यार। एंड ये जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, इट इज़ एम्पावर्ड टू यूटिलाइज जो सर्विस ऑफ एनी ऑफिसर एंड इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का इस्तेमाल कर सकता है सेंट्रल एंड स्टेट का ये, एंड पोसेस पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट ड्यूरिंग इट्स प्रोसीडिंग्स। जब कोई इंक्वायरी करता है तो इसके पास सिविल कोर्ट का पावर होता है भाई।
एंड इट कैन ओनली लुक इन मैटर्स विद इन 1 ईयर ऑफ देयर अकरेंस। सपोज करो आज कोई क्राइम हुआ ह्यूमन राइट्स अगेंस्ट, तो उसको 1 साल के अंदर ही यहाँ पे देख सकता है कि 2 साल हो गया अब उस क्राइम को, तो उसको अभी नहीं देख सकता भाई। एंड इट रिकमेंड द गवर्नमेंट रिगार्डिंग ड्यू एक्शन, ठीक है, ये काम करने के लिए बोलता है गवर्नमेंट को, इसमें आप काम करो, जो कि नॉन बाइंडिंग है। गवर्नमेंट चाहे तो बात माने चाहे ना माने, बट इट मस्ट बी इन फॉर्म ऑफ एक्शन टेकन ऑन इट्स रिकमेंडेशन विद इन 1 मंथ, ठीक है। अगर यहाँ पे इसकी बात को मान के यहाँ पे गवर्नमेंट ने काम किया तो उसको 1 महीने के अंदर बताना पड़ेगा, ठीक है, और मूव टू द सुप्रीम कोर्ट और कंसर्न हाई कोर्ट यार, ठीक है। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की बात करें तो ये वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट जो कि सब्जेक्ट टू दी स्टेट और कंकरेंट लिस्ट में होता है, उसी को ये इंक्वायरी करता है। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट ऑफ 1993 के अंदर यहाँ पे ये बनाया गया है। इट प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन राइट कोर्ट्स यार, है ना, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ये बनाया गया है, जो कि चीफ जस्टिस एंड हाई कोर्ट को देखते हुए बनाया गया है यार, ठीक है। तो ये हमने बात की रिगार्डिंग व्हाट, हमने बात की रिगार्डिंग द नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एंड स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। सो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो इंक्वायर करता है इनटू कंप्लेंट्स रिगार्डिंग द राइट टू इंफॉर्मेशन प्रोसेस, जो रिस्पॉन्सेस है पर्टेनिंग टू द ऑफिस, है ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, PSUs, ये सब के रिलेटेड जो कंप्लेंट्स हैं उसको यहाँ पे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो इंक्वायर करता है, जो कि किसके अंदर आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरीज के अंदर। एंड वाइल इंक्वायरिंग यार इसके पास भी यहाँ पे सिविल कोड का पावर होता है। अभी हमने देखा भाई नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासेस, जब इंक्वायरी करते हैं, है ना, तो इनके पास सिविल कोड का पावर होता है। सेंटर पे जो काम है हमारे पास किसका, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का, वही जो कंप्लेंट्स या फिर रिगार्डिंग RTI प्रोसेस रिस्पॉन्सेस पर्टेनिंग टू दी ऑफिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, है ना, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, उसको कौन देखता है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन यार। दोनों यहाँ पे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005 के अंदर बनाया गया था। दैट्स व्हाई दे आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, दे आर स्टेटरी बॉडीज बिकॉज दे आर क्रिएटेड बाय एन एक्ट, है ना। इससे पहले हमने स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन एंड सेंट्रल नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात की, जो कि राइट टू प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1993 के अंदर यहाँ पे बनाया, राइट टू प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1993 के अंदर यहाँ पे बनाया गया था। उसी प्रकार की राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंदर बनाए गए हैं ये दोनों। एंड दिस आर फॉर्म बाय एन एग्जीक्यूटिव एक्शन यार। कंपोजिशन की बात करें तो इसके चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है एंड अप टू 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं। एंड इसी प्रकार इसमें स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है एंड अप टू 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं। अपॉइंटमेंट कौन करेगा, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को प्रेसिडेंट, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को गवर्नर, एंड किसके रिकमेंडेशन में, यहाँ पे रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, जिसको नॉमिनेट कौन करेगा, PM। तो 3 लोग होते हैं अपॉइंटमेंट में, PM होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड अ मेंबर अपॉइंटेड बाय अ PM। तो उसी प्रकार गवर्नर जो यहाँ पे अपॉइंट कर रहा है उसका भी एक कमेटी होती है, CM, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लेजिस्लेचर एंड स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर, जो कि CM अपॉइंट करेगा। तो सेम ही तो है। ये सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन की बात हो रही है, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन की बात हो रही है। टर्म की बात करें तो इसको प्रिस्क्राइब कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड अप टू 65 ईयर्स तक ये होल्ड करते हैं। यहाँ पे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में 70 ईयर्स था, 3 ईयर्स और 70 ईयर्स, यहाँ पे 65 ईयर है यहाँ पे, है ना। और हाई कोर्ट वाले जो जज थे वो 62 ईयर्स तक ही था। बाकी सुप्रीम कोर्ट में सब तरफ 65 ही देखा है हमने। 2 जगह 62 देखा है हमने, कहाँ पे, 62 हाई कोर्ट जजेस एंड 70 देखा है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन एंड सेंट्रल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में। तो यहाँ पे जो टर्म है इट इज प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अप टू 65 ईयर्स ऑफ एज। क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन बनना है तो आपको एक तरह से इंसान ऐसा होना चाहिए जो कि पब्लिक लाइफ में वाइड नॉलेज रखे, एक्सपीरियंस इन लॉ, साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मास मीडिया और एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस में अच्छा ज्ञान रखना चाहिए। गिवन दैट नॉट एन MP, MLA, MLC एंड डू नॉट हेल्ड इन द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एंड कनेक्टेड टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए इंसान। एंड इसके बाद हम बात करें स्टेट ह्यूमन राइट स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर की, तो ये पर्सन भी वही होना चाहिए, पब्लिक लाइफ में वाइड नॉलेज रखे, एक्सपीरियंस रखे, लॉ, साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मास मीडिया, है ना। कोई MP, MLA, MLC या फिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए इंसान यार, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनना है तो। रिमूवल की बात करें तो अपॉइंट किसने किया, प्रेसिडेंट। तो रिमूव कौन करता है, प्रेसिडेंट। इसमें
case of insolvency, only in case of insolvency, conviction of an offense involving moral turpitude, office of profit, infirmity of mind and body, misbehavior। तो याद रखना जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिमूवल ऑफ द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर वाला ग्राउंड क्राइटेरिया यहाँ पे डिफाइंड है। एंड अपॉन बाइंडिंग एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है इंक्वायरी करेगी, उसके बाइंडिंग एडवाइस होगा किसके ऊपर, प्रेसिडेंट के ऊपर। तो अभी तक के जो ये जो मैटर्स हैं रिमूवल के, उसमें सुप्रीम कोर्ट का बाइंडिंग एडवाइस होता है यार, याद रखना। एंड जो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है, इट कैन बी रिमूव बाय द गवर्नर ओनली इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, कन्विक्शन ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इन्फॉर्मिटी ऑफ माइंड बॉडी, मिसबिहेवियर, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंड है, एंड ओनली ऑन द बाइंडिंग एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी। रेजिग्नेशन की बात करें तो प्रेसिडेंट जो है वो रेजिग्नेशन देता है अपना, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन जो है, एंड स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन जो है गवर्नर को अपना रेजिग्नेशन देता है। रीअपॉइंटमेंट यहाँ पे भी नॉट अलाउड यार, ठीक है, रीअपॉइंटमेंट यहाँ पे अलाउड नहीं है। इससे पहले हमने जो बात की थी अबाउट दी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, वहाँ पे रीअपॉइंटमेंट अलाउड था क्या? देखो भाई, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में यहाँ पे रीअपॉइंटमेंट इज अलाउड यार, है ना। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में रीअपॉइंटमेंट अलाउड है, बिकॉज इनमें तो लोग ज़्यादा अनुभवी वाला चाहिए। बट सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन में अगर आ गया फिर बाद में फिर से रहने के लिए कोई फ़ायदा कर सकता है, तो उसमें रीअपॉइंटमेंट इज़ नॉट अलाउड इन सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर एंड स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर वाले में। सो ये इंपॉर्टेंट है कि स्टेट ह्यूमन राइट का मतलब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में जो रीअपॉइंटमेंट है इट इज़ नॉट अलाउड। तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर आता है भाई सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, एंड जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन जो है वो सो मोटो खुद से ही यहाँ पे इंक्वायरी ले सकता है इन मैटर्स जो कि रीजनेबल ग्राउंड लगे, है ना, इंक्वायरी कर सकता है मैटर्स या इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी लगे कि थोड़ा सी यहाँ पे दिक्कत हो रही है, एंड रिपोर्ट सबमिट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो कि पार्लियामेंट के पहले प्रस्तुत कर किया जाता है। एंड जो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन है वो भी सो मोटो पावर है कि इंक्वायर कर सकता है मैटर जो कि लगे, है ना, रीजनेबल ग्राउंड यार, मैटर रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटेड टू दी ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, है ना, कोई पर्टेनिंग ऑफिस के रिस्पॉन्स रिलेटेड, तो ये सब जो में खुद से ये मैटर इंक्वायरी कर सकता है सो मोटो, ठीक है। उसके बाद ये अपना जो रिपोर्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट को देगा, जो कि स्टेट लेजिस्लेचर में यहाँ पे प्रस्तुत करेगा, ठीक है। तो ये हमने बात की अबाउट दी सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर एंड स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन विच आर दी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज दैट क्रिएटेड बाय एन एक्ट दैट इज द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। दोनों यहाँ पे रीअपॉइंटमेंट इज नॉट अलाउड, याद रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की, सीबीआई एंड सीवीसी की बात करें, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन दिस आर ऑल्सो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज यार, दिस आर क्रिएटेड बाय एन एक्ट, है ना। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इज क्रिएटेड बाय सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट ऑफ 2003। इसका फंक्शन क्या है? इट इज एन एपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया फॉर प्रिवेंटिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग जो करप्शन एलिगेशंस हैं, करप्शन एलिगेशंस को ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है, इन्वेस्टिगेट करता है। एंड ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट ऑफ 2003 के अंदर बनाया गया था, जो सीवीसी है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। एंड इसके अंदर एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होता है एंड 2 विजिलेंस और भी कमिश्नर्स होते हैं, 3 मेंबर्स होते हैं सीवीसी के अंदर। अपॉइंटमेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट करता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमेटी, जिसको प्राइम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, 3 लोग होते हैं भाई, लीडर ऑफ अपोजिशन, है ना, एंड होम मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर, ये 3 लोग इसको मिलकर यहाँ पे अपॉइंट करते हैं सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो कि करप्शन इन्वेस्टिगेट करता है, प्रिवेंट करना इसका मेन काम है। ऑफिस की बात करें तो 4 साल या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज तक ये रहता है। रिमूवल जो है चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के जैसा, जैसे जो कि यूपीएससी को जैसे रिमूव करना है उसके जैसा रहता है। रेजिग्नेशन अब प्रेसिडेंट को देते हैं। फर्दर एम्प्लॉयमेंट इज नॉट अलाउड, ठीक है। फर्दर एम्प्लॉयमेंट चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, चीफ विजिलेंस कमीशन, एंड अभी हमने वहाँ पे बात की अबाउट स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, वहाँ पे फर्दर एम्प्लॉयमेंट इज नॉट अलाउड। बट इन केस ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, है ना, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन एंड नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, वहाँ पे फर्दर एम्प्लॉयमेंट इज अलाउड। सॉरी, फर्दर एम्प्लॉयमेंट बोलता हूँ, वहाँ पे रीअपॉइंटमेंट अलाउड है, फर्दर एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट अलाउड। इसके मेंबर बन गए तो कहीं और पोस्टिंग नहीं हो सकती। अभी फर्दर एम्प्लॉयमेंट सिर्फ और सिर्फ हमने कहाँ पे देखा यार, इलेक्शन कमिश्नर के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर ये आता है, एंड इनिशियली इट इज़ एस्टेब्लिश्ड थ्रू एन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन
अपॉन रिकमेंडेशन ऑफ द संथानम कमेटी। याद रखना भाई, सीवीसी के साथ जो कमेटी रिलेटेड है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के साथ जो कमेटी रिलेटेड है वो है संथानम कमेटी, ठीक है, जो कि करप्शन एंड जो इन्वेस्टिगेट करता है मैटर रिलेटेड टू करप्शन। उसके बाद सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो ये एक तरह से ये मेन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का। ये असिस्ट करता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड लोकपाल को इन्वेस्टिगेट करने में, ठीक है, कोई भी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना है तो सीबीआई को दे दो, ऐसा बोलते हैं लोग। एंड ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सो इट इज क्रिएटेड बाय एन एक्ट यार, सो इट इज एन अटैच्ड ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। अपना पावर जो है वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946 से ये लेता है, ठीक है। जो पावर है सीबीआई को वो कहाँ से मिलता है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर ये काम करता है। एंड डायरेक्टर ऑफ सीबीआई, इसके कंपोजिशन की बात करें तो डायरेक्टर होगा एक सीबीआई का, एंड नंबर ऑफ जॉइंट डायरेक्टर्स होते हैं, डीआईजीज होते हैं, एसपीज होते हैं, अदर पुलिस पर्सनल हमको देखने को मिलते हैं इस इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के अंदर। अपॉइंटमेंट की बात करें तो डायरेक्टर को यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी अकॉर्डिंग टू द लोकपाल एक्ट, जिसने बोला कि प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये तीन लोग यहाँ पे मिलकर क्या बनाएंगे, सीबीआई के डायरेक्टर को बनाएंगे। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। सीबीआई को डायरेक्टर जो अपॉइंट करते हैं उसमें कौन कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द अपोजिशन एंड सीजेआई, जैसे इंडिपेंडेंस एग्जीक्यूटिव से दूर रह पाए इसलिए। टर्म की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द सीवीसी एक्ट, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट, सिक्योरिटी जो है 2 ईयर टेन्योर मिलता है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर विद एलिजिबिलिटी ऑफ रीअपॉइंटमेंट साइज, ठीक है। तो रीअपॉइंटमेंट कर सकते हैं 3 बार किसको, सीबीआई के लोगों को, ठीक है भाई। 2 साल का यहाँ पे टेन्योर होता है सीबीआई का, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, टेन्योर सीबीआई का बहुत इंपॉर्टेंट है। री एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी फॉर रीअपॉइंटमेंट 3 टाइम्स, मतलब 6 साल के लिए मैक्सिमम रह सकता है कोई भी इंसान सीबीआई के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर काम करता है, अटैच्ड ऑफिस है, अपना पावर जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 से ये गेन करता है जो सीबीआई है। एंड इट इज़ एस्टेब्लिश्ड, वो भी रिकमेंडेशन ऑफ संथानम कमेटी, दोस्तों सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो कि करप्शन को देखता है, सीबीआई जो कि इन्वेस्टिगेट करता है, दोनों जो है संथानम कमेटी के रिकमेंडेशंस पे यहाँ पे बनाए गए थे। एंड ये क्राइम्स रिलेटेड टू करप्शन, इकोनॉमिक ऑफेंस एंड सीरियस एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो कि टेररिज्म के, है ना, अपार्ट फ्रॉम टेररिज्म को ये देखता है, ठीक है। सीबीआई जो टेररिज्म वाले क्राइम्स को ये नहीं देखता, इसलिए दूसरी कमेटी बनाई गई है। तो ये हमने बात किया अबाउट दी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की। विजिलेंस इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू करप्शन यार। तो मैंने बोला कि सीबीआई जो है टेररिज्म वाले मैटर को नहीं देखता, तो कौन देखता है, सीबीआई नहीं देखता, उसको एनआईए देखता है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो है वो टेररिज्म वाले मैटर्स को देखता है। नेक्स्ट हम बात करें अबाउट दी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की, तो हम बात करते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की, एनडीएमए, जो कि एपेक्स बॉडी है जो डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ रिलेटेड है, उसके लिए है। एंड ये भी एक एक्ट से ही बनाया गया, ऐसी स्टेटरी बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इज क्रिएटेड बाय एन एक्ट दैट इज डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। इसके कंपोजिशन की बात करें तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंदर प्राइम मिनिस्टर जो कि एक्स ऑफिसो चेयरपर्सन होते हैं, लाइक नीति आयोग के जैसे होते हैं उसी प्रकार के नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी के भी होते हैं। इसके साथ साथ 9 मेंबर जिनको नॉमिनेट किया जाता है, चेयरपर्सन ऑफ एनडीएमए, मतलब प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है मेंबर्स को। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है भाई, ये इंपॉर्टेंट है भाई, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। एंड जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है इसके अंदर चीफ मिनिस्टर जो होता है वो एक्स ऑफिसो चेयरपर्सन होता है, एंड चेयरपर्सन ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी हमको देखने को मिलता है, एक एक्स ऑफिसो सीईओ होता है। एंड 8 अलग मेंबर्स जो कि इसके नॉमिनेट किए जाते हैं चेयरपर्सन मतलब सीएम के द्वारा, तो इसमें भी 1+9 ये मेंबर्स हैं। एंड जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जो कलेक्टर होता है या फिर जो डीएम होता है, वो इसका यहाँ पे क्या होता है, एक्स ऑफिसो चेयरपर्सन होता है यार। एंड जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है ऑफ द डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, वो होता है एसपी होता है, सीएमओ ऑफ डिस्ट्रिक्ट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं अथॉरिटी के, वो को चेयरपर्सन होते हैं। अप टू 2 डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर जो कि अपॉइंट करता है स्टेट गवर्नमेंट यार, ना कि आईएएस ऑफिसर ज़्यादातर होते हैं यहाँ पे, है ना। इसके बाद हम बात करें अबाउट द लोकपाल की, तो जो ऑम्बेड्समैन है अगेंस्ट द टिरेनी ऑफ ऑफिशियल डम्स, मतलब जो ऑफिशियल वर्क में जो गलत काम करेंगे वो हमारे पास लोकपाल उसको देखता है। लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट 2013 के अंदर इसको बनाया गया था। लोकपाल के अंदर एक चेयरपर्सन होगा एंड अप टू 8 मेंबर्स होते हैं। 50% जो होते हैं वो जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, 50% मस्ट बी कम फ्रॉम SCs, STs, OBCs, माइनॉरिटीज़ एंड वुमेन्स यार, ठीक है। ये भी हमसे पूछा जाता है लोकपाल के बारे में।
अपॉइंटमेंट कौन करता है? लोकपाल को प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ सिलेक्शन कमिटी, जिसमें कौन होता है? पीएम होता है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन लोकसभा, सीजीआई। तो यहाँ पे सीबीआई वाले में देखो भाई 3 लोग थे, प्राइम मिनिस्टर था, लीडर ऑफ अपोजिशन था एंड यहाँ पे सीजीआई था। बट अगर हम बात करें लोकपाल की तो लोकपाल में 4 लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड सीजीआई। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर काम करता है यार ये, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर कौन काम करता है? लोकपाल। एंड सीबीआई भी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर ही काम करता है। अंडर द परव्यू ऑफ लोकपाल प्राइम मिनिस्टर भी आता है, एमपीज, ऑफिसर्स फ्रॉम द ऑल ग्रुप्स लाइक ए बी सी डी सारे आते हैं। इट कैनॉट अंडरटेक सो मोटो, ठीक है, केसेस खुद से नहीं ले सकता जब तक कोई कंप्लेन ना करे। लोकायुक्त जो होते हैं वो स्टेट लेवल पे होते हैं, इसका कंपोजिशन एंड फंक्शन जो है स्टेट टू स्टेट वेरी करता है यार। नेक्स्ट हम बात करें नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, जो कि टेररिज्म के साथ रिलेटेड है। ठीक है, मैंने बोला सीबीआई सारे मैटर्स को देखता है यार, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, बट जो टेररिज्म वाले मैटर्स के लिए एक अलग एजेंसी बनाया गया, दैट इज नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, जो कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एक्ट 2008 के अंदर बनाया गया था आफ्टर दी 9/11 अटैक इन ताज होटल। कंपोजिशन की बात करें तो इसको हेड कौन करता है? डायरेक्टर जनरल यार। ये डायरेक्टर जनरल को कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। देखो भाई सीबीआई जो था वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, ठीक है, बट एनआईए जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करता है। एंड जो हमारे पास अभी हमने देखा लोकपाल मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर था, है ना। जो एनआईए अमेंडमेंट एक्ट 2019 में हुआ था उसमें जुरिस्डिक्शन को एक्सटेंड किया गया टू ह्यूमन ट्रैफिकिंग, काउंटरफेट करेंसीज, बैंक नोट, मैन्युफैक्चर्ड और सेल प्रोहिबिटेड आर्म्स, साइबर टेररिज्म एंड एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, ये सब तक यहाँ पे एक्सपेंड किया गया। ऑल्सो कवर करता है ऑफेंसेस आउटसाइड इंडिया यार, एंड इन्वेस्टिगेटिव पावर नॉट ओनली बट आउटसाइड इंडिया भी रखता है। जो एनआईए जो है ना आउटसाइड इंडिया भी रखता है, इस पर क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है ये। एंड हमारे पास नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। एंड ये जो सीवीसी एंड सीबीआई है ये दोनों मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर आता है। तो अभी तो सीवीसी है ना, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीबीआई एंड द नेशनल इन्वेस्ट एंड एनआईए जो है, सॉरी एनआईए बोलता हूँ, लोकपाल, ये सब किसके अंदर था? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर। ठीक है, बट जो हमारे पास एनआईए है प्लस नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वो किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो इस पे क्वेश्चन आते हैं भाई, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है ये, है ना।